जय श्री राम भाइयों, वंदे मातरम, जय हिंद। आज आपके सामने लेकर चलते हैं हिंदी प्रश्न पत्र द्वितीय सीटेट का आपका द्वितीय प्रश्न पत्र लेकर चलते हैं। तो चलते हैं हम इसके पेडागोजी प्रश्न को लेकर। तो प्रश्न हम 106 से स्टार्ट करेंगे, जो आपका 120 तक का पेडागोजी का पार्ट है हिंदी का। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 106 की तरफ। कह रहा है गद्य शिक्षण में आपेक्षित नहीं है। कह रहा है गद्य शिक्षण में आपेक्षित नहीं है क्या? कि भाषा की बारीकियों को समझना, कि जब हम गद्य को पढ़ेंगे तो उसके भाषा की बारीकी को समझे, यह नहीं होना चाहिए। कि कल्पनाशील का विकास, कि हम उसको पढ़ें और उसके बारे में कल्पना न करें, यह होना चाहिए। तार्किक शक्ति का विकास, कि हम तर्क करें, या फिर अनुकरण क्षमता का विकास, ठीक है, कि हम उसका अनुकरण करें। तो आपेक्षिक इसमें क्या है कि आपका खास जो नहीं होगा, तो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों चौथा, अनुकरण क्षमता का विकास। तो प्रश्न 107 की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्या कह रहा है कि हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदी तर भाषाओं की रचनाओं को भी स्थान मिलना चाहिए, ताकि। तो ऑप्शन क्या है दोस्तों? कि बच्चों को हिंदी तर रचनाकारों की जानकारी मिल जाए, या फिर कह रहा है ऑप्शन दूसरा कि बच्चे हिंदी तर रचनाओं की भाषिक विशेषताओं से परिचित हो सके, या ऑप्शन तीसरा कह रहा है बच्चे हिंदी तर भाषाओं पर अपनी पकड़ बना सके, या बच्चे हिंदी तर भाषाओं के व्याकरण से परिचित हो सके। तो बात किसकी हो रही? भाषा की पाठ्यपुस्तक में हिंदी का स्थान, ठीक है। तो होगा क्या दोस्तों? ऑप्शन बन जाएगा दूसरा, बच्चे हिंदी रचनाओं की भाषिक विशेषताओं से परिचित हो सके। चलते हैं प्रश्न नंबर 108 की तरफ। कह रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। हिंदी भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है दोस्तों? कह रहा है कि हिंदी भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना। क्या कह रहा है कि आपका हिंदी भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना, यह होना चाहिए। कि हिंदी भाषा के व्याकरण को कंठस्थ करना, यह होना चाहिए। हिंदी भाषा की प्रसिद्ध रचनाओं को जानना, यह होना चाहिए। हिंदी भाषा की प्रसिद्ध रचनाओं को जानना। अच्छा, तीन में रचनाकारों को जानना और चौथे में क्या है? रचनाओं को जानना। तो देखिए हमें क्या करना चाहिए। हमारा जो ऑप्शन बनेगा दोस्तों, पहला हो जाएगा हिंदी भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना। चलते हैं हम प्रश्न नंबर 109 की तरफ। तो प्रश्न 109 क्या कर रहा है दोस्तों? कि भाषण, परिचर्चा, संवाद बच्चों की क्षमता का विकास करने में मदद करते हैं। किस रूप से मदद करते हैं दोस्तों? तो आपका 109 में ऑप्शन जो बनेगा कि लिखित अभिव्यक्ति में मदद करते हैं, या फिर मौखिक अभिव्यक्ति में, कल्पनाशीलता में, अनुकरण में। तो ध्यान दीजिए, भाषण, परिचर्चा, संवाद, ये सब क्या करते हैं? हम सुनते हैं। तो इसलिए किस में हमें मदद करेंगे? किस विकास के लिए? मौखिक अभिव्यक्ति विकास के लिए मदद करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलते हैं प्रश्न नंबर 110 की तरफ। कह रहा है गद्य रचना को पद्य में रूपांतरित करना और पद्य को गद्य में रूपांतरित करना में मदद करता है। किस में मदद करता है? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा 10वें में, कि साहित्य के सर्वोत्कृष्ट सीजन का, अभ्यास प्रश्नों को गढ़ने का, भाषाई संरचनाओं पर अधिकार, भाषा व्याकरण पर अधिकार। तो गद्य को पद्य में, पद्य को गद्य में रूपांतरित करने के लिए हमें क्या होना चाहिए? भाषाई संरचनाओं पर अधिकार होना चाहिए। मतलब हमें भाषा पर बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए, उसकी संरचना करने में बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। चलते हैं प्रश्न नंबर 111 की तरफ। प्रश्न 111 क्या कह रहा है दोस्तों? कि 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे? तो किसको महत्व देंगे दोस्तों? पाठ्य पुस्तक को, साहित्य सामग्री को, व्याकरण की पुस्तक को, या पोस्टर को? तो हिंदी भाषा में साहित्य के लिए आप किसको महत्व देंगे दोस्तों? मतलब कि हिंदी भाषा को सीखने सिखाने के लिए तो पाठ्य पुस्तक होगा, व्याकरण की पुस्तक होगा, पोस्टर होगा, साहित्य सामग्री होगा। तो दोस्तों इसका जो आंसर बनेगा साहित्यिक सामग्री। चलते हैं प्रश्न नंबर 112 की तरफ। कह रहा है आप छठी कक्षा के बच्चों के लिए हिंदी भाषा सीखने सिखाने की किस पद्धति का समर्थन करेंगे? कह रहा है 6वीं क्लास के बच्चों को आप हिंदी भाषा सिखा रहे हैं, तो आप इसमें से किस पद्धति का समर्थन करेंगे? जिसमें बच्चों को बोलने के अवसर मिले, इसका, या फिर जिसमें बच्चों को पाठ्य पुस्तक बिल्कुल न पढ़ी हो, इसमें, या यह होगा, या जिससे बच्चे परस्पर अंतःक्रिया करते हैं, यह होगा, या जिसमें बच्चे केवल केवल तो हटा दीजिए दोस्तों। तो 112 का जो ऑप्शन बनेगा, जिसमें बच्चे परस्पर अंतःक्रिया करते हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 113 की तरफ। त्रिभाषा सूत्र के अनुसार स्कूल में पहली भाषा जो पढ़ाई जाए वह हो,
या भाषा। मतलब कह रहा है कि त्रिभाषा सूत्र के अनुसार जो स्कूल में पढ़ाई जाए वह क्या क्या भाषाएं होनी चाहिए। मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा हो, मातृभाषा हिंदी हो, अंग्रेजी हो, विदेशी हो। तो दोस्तों देखिए, दो ही भाषा होनी चाहिए शुरू में। एक तो अपनी मातृभाषा हो और दूसरा वहाँ का क्षेत्रीय भाषा हो, जिस जिस जगह पे हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? पहला बन जाएगा। चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 1 से 14 की तरफ। कह रहा है व्याकरण पढ़ने की आगमन विधि पर सर्वाधिक बल दिया जाता है। व्याकरण पढ़ने की किस विधि पर सर्वाधिक बल दिया जाता है दोस्तों? 1 से 14 में आपका नियमों पर, परिभाषा पर, उदाहरणों पर, मानकता पर। तो व्याकरण पढ़ाने की आगम विधि पर किस पर सर्वाधिक बल देंगे दोस्तों? तो हो जाएगा उदाहरणों पर। चलते हैं प्रश्न नंबर 115 की तरफ। कह रहा है भाषा के संदर्भ में संचार माध्यमों का प्रयोग न केवल सामाजिक संवेदनाएं विकसित करता है बल्कि को समझने में मदद करता है। तो किस प्रकार से मदद करता है दोस्तों? विभिन्न माध्यमों की जानकारी के लिए, या विभिन्न माध्यमों भाषा प्रयुक्त भाषा, विभिन्न माध्यमों के उपयोग, या विभिन्न माध्यमों की आर्थिक स्थिति। बात किसकी हो रही? भाषा की हो रही है। तो दोस्तों इसमें जो आंसर बनेगा क्या बनेगा? भाषा ही बनेगा। तो विभिन्न माध्यमों में प्रयुक्त भाषा। चलते हैं प्रश्न नंबर 116 की तरफ। तो प्रश्न 116 क्या कह रहा है दोस्तों? कि कहानियों की विभिन्न शैलियों पर की गई चर्चा बच्चों को में मदद करती, किसमें मदद करती है? कहानियों की विभिन्न शैलियां दोस्तों, व्याकरण समझने में, कहानियां रचने में, कहानी के तत्वों को याद करने में, कहानियों की कमी बताने में। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो कहानियां की विभिन्न शैलियों पर जब हम उसको बच्चों से चर्चा करेंगे तो किसमें हमें मदद मिलेगा? कहानियां रचने में मदद मिलेगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 117 की तरफ। कह रहा है पाठ के अंत में समस्त व्याकरणिक बिंदुओं को संदर्भ में व्याकरण किस पर बल देता है? संदर्भ में व्याकरण किस पर बल देता है दोस्तों? आपको बताना है कि पाठ के अंत में समस्त व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट करने में, पाठ के दौरान आए समस्त व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषा बताने पर, या फिर पाठ के अंत में दिए गए समस्त भाषा अभ्यास को पूर्ण करवाने पर, या पाठ पढ़ाते समय प्रसंगवश आने वाले व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट करने में। तो दोस्तों व्याकरण किस पर बल देता है? कि जो आपका पाठ पढ़ा रहे हैं उस पर आने वाले प्रसंगवश व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट करने में। चलते हैं प्रश्न नंबर 118 की तरफ। कह रहा है प्रत्येक भाषा शिक्षक को इस बात की जानकारी जरूर होनी चाहिए कि उसकी कक्षा के बच्चों को पृष्ठभूमि क्या है। मतलब वो कैसा पृष्ठभूमि क्या है? आर्थिक व सामाजिक है, सामाजिक व व्यवसायिक है, भाषिक व सांस्कृतिक है, सांस्कृतिक व आर्थिक है। तो दोस्तों 118 का आंसर क्या बनेगा? बच्चों की क्या होनी चाहिए दोस्तों? भाषिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या है, इसके बारे में समझना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 119 की तरफ। कह रहा है 7वीं कक्षा पढ़ाने वाले ऋषभ ने बच्चों को जल संरक्षण पर आधारित सरकार द्वारा जारी पोस्टर दिखाया और चर्चा की। ऋषभ द्वारा प्रयुक्त सामग्री है क्या है? तो दोस्तों 7वीं कक्षा पढ़ाने वाले ऋषभ ने बच्चों को जल संरक्षण के बारे में सरकार द्वारा जारी पोस्टर को दिखाया। तो ऋषभ द्वारा प्रयुक्त सामग्री क्या था? अनुपयोगी था, मनोरंजक था, कृत्रिम था, प्रमाणिक था। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? वह बच्चों को दिखाए। देखिए सरकार ने नियम लगाया हुआ है, तो यह एक प्रकार का क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रमाणिक हो जाए। क्या हो जाएगा? प्रमाणिक हो जाएगा। ऑप्शन चौथा बन जाएगा। चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 120 की तरफ, आज के लास्ट प्रश्न की तरफ। कह रहा है कविता शिक्षण के समय शिक्षक द्वारा ऐसे प्रश्न उत्तर पर बल देना चाहिए। कह रहा है कविता शिक्षण मतलब कि जब आप कविता पढ़ रहे हैं तो ऐसे प्रश्नों पर बल देना चाहिए। किस पर देना चाहिए? जिसमें उत्तर सरल हो, जिनके उत्तर विभिन्न हो, जिनका एक ही उत्तर हो, जिनका उत्तर पुस्तक में दिया हो। तो क्या करना चाहिए दोस्तों? किस प्रकार के प्रश्न उत्तर पर बल देना चाहिए? तो कविता पढ़ाते समय जिसके उत्तर क्या हो दोस्तों? भिन्न भिन्न हो, एक ही उत्तर ना हो, उसके अलग अलग उत्तर निकलते हो दोस्तों, ऐसे प्रश्नों पर बल देना चाहिए। तो दोस्तों आपके रहे ये हमारे 115 प्रश्न। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों। ओके, जय हिंद।